हम लोग का हेडिंग है ई भी तथा आर में संबंध। ई क्या है? तो किसी सेल का वैद्युतवाहक बल है, तो वैद्युतवाहक बल टर्मिनल विभवांतर तथा स्मॉल आर, आर माने आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो हमको सूत्र ज्ञात करना है जिसमें ई हो, भी हो और स्मॉल आर हो। स्मॉल आर जो होता है आंतरिक प्रतिरोध, भी टर्मिनल विभवांतर और ई क्या होता है? वैद्युतवाहक बल। तो एक सेल यहाँ पर है, मान लीजिए कि एक सेल है, एक सेल हो गया हम लोगों का, ठीक है। इसका टर्मिनल विभवांतर कितना है? भी, और इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। ऐसे नहीं बनाते थे जी? तो इसको थोड़ा सा बंद कर दिया जाए। बंद करने से ये स्पष्ट होगा ना कि जो स्मॉल आर है वो सेल का क्या है? आंतरिक प्रतिरोध, और इसका जो टर्मिनल विभवांतर है वो कितना है? भी है, और विद्युत वाहक बल कितना है? ई। ध्यान देना, कैपिटल ई और कैपिटल भी। अब इस सेल से एक कैपिटल आर, हाँ कैपिटल आर जो है यहाँ पर प्रतिरोध जोड़ दिया गया है, ऐसे जोड़ दिया गया है। बीच में चाहे तो एक स्विच लगा सकते हैं, उससे कोई विशेष फर्क पड़ेगा नहीं स्विच से। एक कैपिटल आर, अब कैपिटल आर त्रिज्या है, इस त्रिज्या के बदले में तो कुछ भी हो सकता है ना जी, बल भी हो सकता है, समझ रहे हैं? बल भी हो सकता है, कोई उपकरण, अन्य उपकरण हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? कैपिटल आर। ये हमारा बाह्य परिपथ है और यहाँ से इसमें क्या दिया जा रहा है? करंट दिया जा रहा है। स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे इसमें धारा बहना चालू होगा। किधर से किधर बहेगा? धारा जो होता है प्लस से माइनस की ओर बहता है। ये प्लस है, माइनस है, इलेक्ट्रॉन ना माइनस से प्लस के तरफ बहेगा, लेकिन इसमें धारा बहेगा प्लस से माइनस के तरफ। तो हमारे पास एक V वोल्ट की बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल कितना है? E है। इसका देखिए बैटरी बोल दिए हैं, सेल है। V वोल्ट का क्या है? एक सेल है, विद्युत वाहक बल E है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R है, और एक बाह्य परिपथ कैपिटल R से क्या हुआ है? ये जुड़ा हुआ है। तो चित्र तो समझ में आ रहा है ना? सेल जिसका विद्युत वाहक बल E, टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध, और ये सेल बाह्य परिपथ R से क्या हुआ है? स्विच को ऑन किया गया, धारा बहना चालू हो गया। तो मान लीजिए कितना धारा बह रहा है? I। इसमें कितना धारा बह रहा है? I। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध में देखिएगा, एक यह प्रतिरोध है आंतरिक, इससे यह किस क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो हम निकालेंगे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध बताइए, कुल प्रतिरोध कितना होगा? सेल सहित ना, क्यों जी? सेल छाड़ देंगे तो कैपिटल आर रहेगा, और सेल सहित कुल प्रतिरोध, सेल सहित, ऐसे लिख देते हैं थोड़ा और बढ़िया से, परिपथ, परिपथ का सेल सहित, परिपथ का सेल सहित कुल प्रतिरोध बताइए। कुल प्रतिरोध कितना होगा? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होगा ना। सेल का चाहे परिपथ का सेल सहित कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। वैद्युत वाहक बल कितना है? सेल का वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल कितना है? E है। अब सेल विद्युत धारा प्रवाहित कराएगा, सेल क्या करेगा? विद्युत धारा प्रवाहित कराएगा। तो लिख देते हैं कि माना परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा I है। परिपथ में प्रवाहित धारा, तो I का सूत्र क्या पड़े हैं? I इक्वल टू V बाई आर, I इक्वल टू, लेकिन
यहाँ पर टोटल भी का काम कौन कर रहा है? ई। वैद्युत वाहक बल उसका मात्रक वोल्ट होता है ना, तो लिखेंगे कि चूंकि I इक्वल टू हो जाएगा E बाई आर। आर जानते हैं, आर माने प्रतिरोध, ऐसे लिख दीजिए। वैद्युत वाहक बल मतलब कि E, ऐसे लिख देते हैं, वैद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, बटे कुल प्रतिरोध। ये सूत्र होता है, याद रखना है। सेल से प्रवाहित कुल धारा I इक्वल टू वैद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? E बटा R प्लस R। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। E इक्वल टू R प्लस R। जरूरत पड़ेगा तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, कैपिटल I इक्वल टू E बटा R प्लस R। लेकिन हमको तो E भी और R में संबंध ज्ञात करना है, तो इससे थोड़ा सा आगे लिखते हैं। इसमें तिर्यक हम गुणा कराना चाहते हैं, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करेंगे तो I का गुणा किस में हो जाएगा? जाके R प्लस स्मॉल r बराबर E। I R इधर गुणा कराइए तो I इंटू R, क्यों जी, प्लस I स्मॉल r इक्वल टू, ये परिपथ का प्रतिरोध है। आप परिपथ में धारा कितना बह रहा है? एक चीज बताइए, जितना E होगा क्या उतना ही यहाँ पर भी होगा? नहीं, ध्यान समझिएगा। वैद्युत वाहक बल E है, यहाँ का वोल्टेज कितना है? V है। वोल्टेज कितना है? तो क्या V E के बराबर होगा? नहीं, कुछ जो धारा है ना वो परिपथ इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या कर देगा? उसको खर्च कर देगा, व्यर्थ कर देगा। तो थोड़ा सा भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मतलब हम वोल्टमीटर ला के यहाँ पर नापेंगे ना, तो जितना यहाँ पर बता रहा था उतना यहाँ पर नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? कि कुछ धारा इसका क्या हो गया? खर्च हो गया इधर। आंतरिक प्रतिरोध थोड़ा सा प्रभावित करेगा ना। नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 वोल्ट का बैटरी खूब बढ़िया चार्ज है, और वोल्ट मीटर ले जाके उसके दोनों पॉइंट पर सटा के ऐसे नाप 12 वोल्ट बताएगा। ठीक है, अब क्या करें? उसमें एक 10 मीटर चाहे 5 मीटर तार जोड़ दो, और तार जोड़ के एक बल्ब लगा दो। और बैटरी के पॉइंट पर वोल्टेज नहीं नापना है, जहाँ तार जोड़े हैं ना, हाँ, बल्ब के पास जहाँ तार जोड़े हैं वहाँ वोल्टेज नापना है। और तब देखना वो 12 वोल्ट पूरा नहीं बताएगा, थोड़ा सा क्या करेगा? कम बताएगा। तो ये थोड़ा सा कम क्यों बता रहा है? वो बता रहा है प्रतिरोध के कारण। तार का प्रतिरोध है और कुछ आंतरिक प्रतिरोध है, तो इसके कारण थोड़ा सा वोल्टेज क्या होता है? कम हो जाता है। और दूर और बड़ा तार कर देंगे ना तो वोल्टेज और क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जितना यहाँ पर E है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर बैटरी खुला है ना, मैंने बैटरी से कोई उपकरण नहीं जोड़े हैं, तो E और V दोनों बराबर, E और V दोनों क्या हो जाएगा? लेकिन बैटरी से उपकरण जोड़ दिए तो V थोड़ा सा क्या होता है? बहुत कम, माने परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर जो वोल्टमीटर से नापा जाएगा वो क्या होगा? V। और यहाँ पर जो नापा जाएगा वो क्या होगा? E। तो यहाँ पर इस प्रतिरोध में जो विभव होगा उसको निकालने के लिए ओम का नियम प्रयोग करेंगे। तो इस प्रतिरोध का, इस चालक तार का प्रतिरोध यहाँ पर कितना है? R। इसमें धारा कितना जा रहा है? I। तो इसका हम विभव निकालें तो कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। अच्छा, हम बार बार यही कह रहे हैं कि बहुत कम परिवर्तन होता है और सामान्य तौर पर ये देखा नहीं जाता है। माने ये एक तरह से कहें तो इतना कम परिवर्तन होता है कि कैलकुलेशन में जल्दी इसको लेते नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है E और V में। कहीं कहीं E और V एकदम क्या होता है? बराबर होता है। तो ये I और R देखिएगा, I और R ओम के नियम से भी हो जाएगा। I और R क्या हो जाएगा? V लिखेंगे, परंतु ओम के नियम से, परंतु ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है? तो उस हिसाब से आई आर के बदले में क्या हो जाएगा? V हो जाएगा ना। अब प्लस I इक्वल टू स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है। तो अब E इक्वल टू कैपिटल V प्लस स्मॉल आई आर। ये हमारा निकला किसमें किसमें संबंध? E
भी और स्मॉल आर, देख रहे हैं आई इंटू आर। अब देख रहे हैं वैद्युत वाहक बल किसके बराबर हो गया, जो यहाँ का वैद्युत वाहक बल है ना वो इस प्रतिरोध पर लगने वाला विभव, और जो यहाँ पर एक आंतरिक प्रतिरोध है भी तो विभव कुछ ना कुछ लेगा ना, तो उसके विभव देख लीजिए आई इंटू आर, ये भी तो विभव ही है। ओम के नियम से देखें तो आई और आर क्या है, तो जो कुल वैद्युत वाहक बल हुआ यहाँ का वो किसके बराबर है, तो ये आंतरिक प्रतिरोध के कारण यहाँ पर जो विभव है वह विभव आप प्लस इस बाह्य परिपथ में जो विभव है वह, इन दोनों के विभव का योगफल कौन है, सेल का वैद्युत वाहक बल। बताइए छोटा नहीं होगा, थोड़ा सा समझ पा रहे हैं। भी और आई आर मिल के ना ई हो रहा है, इसका मतलब कि अकेले नापेंगे तो अकेले से तो ही बड़ा पड़ जाएगा ना। तो हमारा जो सेल का जो विभव है वो कितने जगह बट रहा है, वास्तव में कितने जगह बट रहा है, 2 जगह। लेकिन हम लोग अब तक क्या पढ़ रहे थे, सीधे सेल का विभव भी और तार पर विभव भी, जबकि वास्तविकता क्या है, सेल का कुछ विभव कहाँ ड्रॉप हो जाता है, उसके आंतरिक प्रतिरोध के कारण सेल में ही रह जाता है, और उससे थोड़ा सा क्या निकलता है, कम जाता है बाहर। जैसे 12 वोल्ट का बैटरी है, हो सकता है कि 11.6 वोल्ट मिले ऊपर जाकर के, तो 0.4 वोल्ट का डिफरेंस क्यों हो रहा है, आंतरिक प्रतिरोध आर के कारण। तब समझ जा रहे हैं कि यहाँ पर ई और भी में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, ई बड़ा है, भी क्या है, क्योंकि यहाँ पर कुछ वोल्टेज ये लेगा ना, तो बहुत कम वोल्टेज लेगा, जो बड़े बड़े बैटरियों के लिए क्या माना जाता है, नगण्य माना जाता है। जहाँ 50 को 20 को बैटरी जोड़ेगा तहाँ पर क्या मान लिया जाता है, बहुत कम माना जाता है। कभी कभी ये बढ़ भी जाता है, तो वो तो संयोजन के ऊपर होता है कि कब बढ़ेगा और कब घटेगा। फिलहाल यहाँ के लिए जो हमारा वैद्युत वाहक बल ई है वो कितने जगह बटा है, एक बाह्य परिपथ में जो विभव है वहाँ पर चल गया है, और थोड़ा सा आंतरिक प्रतिरोध जहाँ पर है वहाँ पर विभव थोड़ा सा ले लिया है। क्योंकि यहाँ देखिए प्रतिरोध है, धारा जब इसमें से बहेगा ऐसे तो धारा में रुकावट उत्पन्न करेगा ना, तो उस रुकावट को पीछे से धक्का देने वाला कौन है, भी है। तो थोड़ा बहुत खर्चा यहाँ भी तो हो जाएगा, कुछ यहाँ खर्च होगा, कुछ यहाँ खर्च होगा, तो वही यहाँ का विभव आई आर और प्लस यहाँ का विभव भी, इन दोनों के योगफल के बराबर कौन है, कैपिटल ई। तो हमारा हेडिंग क्या था, ई भी और आर में संबंध। ई क्या है, वैद्युत वाहक बल है, भी क्या है, टर्मिनल विभवांतर है, और आर इसका आंतरिक प्रतिरोध है। तो हम एक परिपथ मान लिए हैं, माना एक आर प्रतिरोध का चालक तार है जो वैद्युत वाहक बल ई वाले सेल से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर है। हम मान लिए कि सेल का टर्मिनल विभवांतर कितना है, भी है। तो परिपथ का सेल सहित कुल प्रतिरोध स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा, क्योंकि किस क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में। तो कुल प्रतिरोध यह हो गया, वैद्युत वाहक बल ई दिया जा रहा है। अब माना परिपथ में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, आई। तो आई का सूत्र होता है वैद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो वैद्युत वाहक बल कितना है, ई है, और कुल प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये समझ आ रहा है, तिर्यक गुणा कर दिए तो आई में गुणा हो गया कैपिटल आर और स्मॉल आर का, आप बराबर क्या है, ई। आई से गुणा कराइए आई आर, और आई इंटू स्मॉल आर। ओम के नियम से तो ये भी हो गया, लेकिन ये भी कहाँ के लिए है, इस प्रतिरोध के लिए है, तो वहाँ के लिए भी लिख दिए हैं। और आई इंटू आर वैसे ही है, आई सब किसके बराबर है, ई के बराबर। तो भी प्लस आई आर बराबर ई, वही लिख दिया गया है, ई इक्वल टू भी प्लस आई आर। मैंने जो वैद्युत वाहक बल है वो कितने जगह बट गया, 2 जगह। कहाँ पर, एक बाह्य परिपथ में जो विभव वहाँ पर बट गया, और थोड़ा सा आंतरिक प्रतिरोध में जो विभव है वो खर्च हो गया, मतलब ये 2 जगह हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर। तो यही हम लोग का क्या है, ई भी और आर में क्या है, संबंध है। और थोड़ा ध्यान से देखना, एक और हम सूत्र बनाने जा रहे हैं इसमें। देखिए ये इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, और इसको इक्वेशन क्या बना लीजिए, 2। चूंकि इस परिपथ में कितना धारा बह रहा है, आई, विभव कितना है, भी। देखें कि चूंकि आई इक्वल टू भी बाई आर भी तो होता है, ओम के नियम से आई इक्वल टू क्या होता है, भी बाई आर। तो समीकरण 1 से, देख रहे हैं 1,
तो एक में आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई आर। दोनों का देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इस आई के बदले में क्या लिख सकते हैं, V बाई आई इक्वल टू ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। समझा रहा है? चूंकि आई इक्वल टू क्या होता है, V बटे आर। तो समीकरण 1 से हम क्या कर दिए हैं, समीकरण 1 में जो आई दिख रहा है ना, इस आई के बदले में क्या लिख दिए, V बटे आर। बाकी ई प्लस कैपिटल आर, ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर वैसे है, इसको मिटा देते हैं। आप तिरे गुणा कराइए, तिरे गुणा कराएंगे तो वी आर, V इंटू आर प्लस आर लिख दे रहे हैं, अब बराबर ई आर। सही है? V से गुणा कराइए या V को भेज दीजिए इधर, चल जाए नीचे। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू ई आर बाई V। ठीक है? और हमको निकालना है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर निकालना है, तो स्मॉल आर इक्वल टू एक कैपिटल आर चल जाएगा उधर, तो ई आर बटे V माइनस आर। स्मॉल आर इक्वल टू आर कॉमन कर दीजिए, आर कॉमन, ई बाई V माइनस 1। ये जो सूत्र मिला है ना, यह आंतरिक प्रतिरोध के लिए सूत्र है। सेल का किसमें है ना दिया है, अरे इसी को उठा के उन्हें कर दिया होगा, क्या फर्क पड़ता है। तो आर इक्वल टू कैपिटल आर ई बाई V माइनस 1। यह किसके लिए हम लोग उपयोग करेंगे, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए। स्मॉल आर का मान पूछेगा तो बाह्य प्रतिरोध का मान चाहिए, विद्युत वाहक बल चाहिए और टर्मिनल विभवांतर। तो ये हम निकाल सकते हैं यहाँ से स्मॉल आर का मान। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यह सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है। ये हो गया। अब इसको मिटाते हैं, अब एक और सूत्र डिराइव करते हैं, उसको समझिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, नया सूत्र नहीं है, पुराना ही है। देखिए तो यहाँ घेर दे रहे हैं, इधर समझ जाएंगे। अब जो भी लिखना होगा इसके बाद लिखा जाएगा। रिमार्क थोड़ा एक समझते हैं, थोड़ा स्पेशल पॉइंट है। मान लीजिए चूंकि जो हम लोग फार्मूला निकाले हैं E इक्वल टू V प्लस आई आर निकाले हैं ना, चूंकि ये फार्मूला होता है E इक्वल टू V प्लस आई आर। अब यह मान लीजिए कि जो आपका सेल है ना, सेल से हम धारा ले रहे हैं, सेल से हम धारा क्या कर रहे हैं, तो सेल से अगर धारा लिया जा रहा है, ध्यान समझना, सेल से अगर धारा लिया जा रहा है तो उस समय धारा को पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि सेल बना ही है धारा लेने के लिए। तो सेल से धारा ले रहे हैं तो धारा कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर सेल को हम चार्ज कर रहे हैं तो धारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सेल से अगर हम धारा ले रहे हैं तो धारा कैसा होगा, पॉजिटिव। अब तक हम लोग कभी बैटरी जोड़े हैं तो कभी धारा को माइनस में माने हैं, हमेशा आई प्लस में ना मानते हैं। पिछले लेसन में माने थे, अभी भी मानिए रहे हैं। तो सेल से जब हम लोग धारा लेते हैं तो उस धारा को क्या मानते हैं, पॉजिटिव। और जब हम सेल को धारा देते हैं, चार्ज करते हैं, तो वो धारा कैसा हो जाता है, निगेटिव। तो इसमें 3 कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन ये है कि यदि सेल से धारा लिया जा रहा हो, तो सेल से धारा लिया जा रहा हो तो आई पॉजिटिव होता है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। तो इसके लिए फार्मूला बनता है E इक्वल टू V प्लस आई आर। इस सूत्र में कोई बदलाव नहीं होता है। कब, जब सेल से धारा लिया जा रहा है तब कोई बदलाव नहीं होता है। जो वैद्युत वाहक बल होता है वो दो भाग में क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ बताइए कौन बड़ा है, E की V? E बड़ा है, तो हम कह सकते हैं ना कि E ग्रेटर देन V, है ना। E बड़ा है यहाँ पर। कब बड़ा है E? जब हम सेल से धारा ले रहे हैं। यदि सेल को हम चार्ज करने लगे, यदि सेल को आवेशित किया जाए, यदि सेल को
आवेशित किया जाए, यदि सेल को आवेशित किया जाए तो धारा तो निगेटिव हो जाएगा, और धारा जैसे ही निगेटिव होगा ये जो E बराबर V प्लस आई आर देख रहे हैं ना, वो माइनस आई आर हो जाएगा। तो E इक्वल टू V माइनस आई आर। इस कंडीशन में आई आर को बुलाइए इधर, तो E प्लस आई आर बराबर, मतलब कि V बराबर E प्लस आई आर। अब बताइए कौन बड़ा है? अब बड़ा है V, तो V ग्रेटर देन, इससे क्या स्पष्ट हुआ? जब हम धारा को ले रहे होते हैं तो V कम होता है, E ज्यादा होता है, और जब हम बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं तो E कम हो जाता है, V क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ये बताइए, E ज्यादा नहीं रहेगा, अब V कम नहीं रहेगा तो धारा उधर से भी नहीं करेगा, आवेश का प्रवाह होगा ही नहीं, क्योंकि अब जानते हैं कि आवेश का प्रवाह वहीं पर होता है जहां पर एक तरफ विभव कम दूसरे तरफ विभव ज्यादा होता है। तो ये दोनों लाइन समझ में आया है? तो जब हम चार्ज कर रहे होते हैं बैटरी को तो V ज्यादा हो जाता है, ये क्या होता है? कम हो जाता है। जब हम बैटरी से धारा ले रहे होते हैं तो E ज्यादा, V कम हो जाता है। और मान लीजिए कि बैटरी चार्ज करके छोड़ दिए, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, माने बैटरी से बिल्कुल हम धारा ले ही नहीं रहे हैं। तीसरा कंडीशन, यदि सेल से धारा नहीं लिया जाए, सेल से धारा नहीं लिया जाए, तो सेल से अगर मान लीजिए धारा नहीं ले तब तो I ही 0 हो जाएगा। अरे धारा कहाँ ले रहे हैं? तो नहीं ले रहे हैं तो I क्या है? 0। तो I इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं कि E बराबर V हो जाएगा। देखिएगा, जब सेल से धारा नहीं ले रहे हैं तो 0 हो गया, E इक्वल टू, तो वैद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर कब बराबर होगा? जब सेल से धारा नहीं लेंगे तो दोनों बराबर होगा। सेल से धारा ले रहे होंगे तो विद्युत वाहक बल ज्यादा हो जाएगा, और टर्मिनल विभवांतर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कि वो धारा दे रहा है ना। और जब हम उसको चार्ज कर रहे होते हैं तो टर्मिनल विभवांतर बढ़ जाता है, और विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो 3 कंडीशन समझ में आया है? चार्ज करेंगे तो V ज्यादा होगा, E कम होगा। जब हम उसका यूज करेंगे, माने हम धारा लेंगे तो E ज्यादा होगा, V कम होगा। अब बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, बैटरी को चार्ज करके छोड़ देंगे, जब उसमें धारा लेंगे ही नहीं तो I हमारा क्या होगा? 0। तो E बराबर क्या हो जाएगा? तो धारा के नहीं लेने के कंडीशन में E और V दोनों क्या होता है? धारा ले लेंगे तो E बड़ा, V छोटा, और उसको चार्ज करेंगे तो V बड़ा, E छोटा। ये कंडीशन क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। उतार दीजिए इसको पूरा।